अब हम लोग अपने आज एकदम नए टॉपिक पे आएंगे, नए चैप्टर पे, और उस चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले वेव ऑप्टिक्स को हम लोग लिख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक साइंटिस्ट का नाम लेंगे, उसका नाम है डिस्कार्टिस, जो एक एक्सपेरिमेंट, एक थ्योरी दिया वो 1637 में। ठीक है, क्या थ्योरी दिया उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ए साइंटिस्ट डिस्कार्टिस in 1637 gave the theory of Corpuscles theory of light. है, तो ये क्या दिया, कार्पुसल्स थ्योरी ऑफ लाइट दिया। इस थ्योरी में क्या था वो आपको बताते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कार्पुसल्स थ्योरी, when light enters a denser medium, enters a rarer medium, it bends towards normal। वो क्या कह रहा था कि जब लाइट क्या होगा कि रेयर मीडियम में जाएगा, वो तो नॉर्मल के बाद वो मुड़ जाएगा। ठीक है, ये कार्पुसल्स थ्योरी ऑफ लाइट में कहा गया। कार्पुसल्स थ्योरी एक तरह से लाइट में वो समझ रहा था कि ये पार्टिकल का गुच्छा है, ये पार्टिकल्स है एक्चुअली। कार्पुसल्स थ्योरी considered light as particles moving from one place to another। ठीक है, तो उसको ऐसा लगा कि एक प्लेस से अनदर प्लेस जाने वाला ये कार्पुसल्स थ्योरी ऑफ लाइट ही सही है। ठीक है, एक्चुअली ये थ्योरी गलत था, बाद में प्रूफ हुआ, लेकिन ये क्या दिया था उसको समझ जाते हैं। इन आफ्टर दैट द न्यूटन बुक ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में सी के जगह के लिखा हुआ था, वो ऑप्टिक्स gave after that the Newton book optics told that this Corpuscles theory is रियल। ठीक है, तो ऐसा माना गया कि बुक में भी ये समर्थन था। वो बुक का क्या था, वो यही बताया कि हाँ सही है, ये क्या है, लाइट क्या है, एक तरह का पार्टिकल है, और ये कार्पुसल्स थ्योरी जो इसका है सही है। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ, इन 1678 क्रिश्चियन hygiene gave
वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, ये क्या किया, वेव थ्योरी ऑफ लाइट दिया। अब क्या है कि ये तो एकदम अगेंस्ट, इसके उल्टा में दे दिया कि ये वेव थ्योरी है, आप सब थ्योरी समझ रहे हैं, लेकिन रियल में क्या लाइट है, वेव है। ठीक है, ये इसका बोलना था। बट it was not accepted because if the light is because at that time all had great belief on न्यूटन एंड ऑल्सो, मतलब न्यूटन पे भी बिलीफ था, वो भी एक कारण था कि इसका थ्योरी को सही नहीं माना गया, और भी एक कारण था। एंड ऑल्सो हाउ कैन लाइट कम्स फ्रॉम sun to earth if there is no medium। और यदि मान लीजिए हम मान लेते हैं न्यूटन गलत भी है, तो भी ये लाइट सन से अर्थ पे आएगा कैसे? यदि वेव है तो उसको तो एक मीडियम चाहिए था। तो ऐसा लोग का मानना था कि उस समय विदाउट मीडियम वेव ट्रांसफर नहीं कर सकता है, लेकिन इसका अभी थ्योरी दिया गया। ठीक है, चलिए अब क्या होता है, इसके बाद का कहानी बताते चल रहे हैं आपको। इस सिलसिलेवार तरीका से आपको कहानी पता चल रहा है। इन 1801 यंग्स नाम का जो साइंटिस्ट था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कराया। यंग्स एक्सपेरिमेंट proved that light interference is constructive and destructive in nature. So this is the property of wave. It means light is a wave phenomenon। तो इसका मतलब लाइट क्या हो जाएगा, एक वेव फेनोमेनन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये 1801 वाला यंग्स जो एक्सपेरिमेंट जो किया, उससे ये प्रूव हो गया कि लाइट क्या है, वेव है, क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आप लोग वेव पढ़े होंगे, तो आप लोग को पता होगा कि क्या होता है, वो वेव का नेचर होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करना। तो वो एक्चुअली में वेव का नेचर होता है। तो इसका मतलब लाइट कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इसका मतलब लाइट भी वेव है। ठीक है, सो आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट many experiment were done। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया गया and it proved that light is a wave phenomenon। तो लाइट क्या है, वेव फेनोमेनन। अब इसके बाद अब क्या था कि लाइट वेव फेनोमेनन है। अब क्या था, बट स्टिल देयर वाज प्रॉब्लम दैट इफ द light is a wave, how it can be
transferred without any medium. अब विदाउट मीडियम वो फिर आएगा कैसे? सम से अप पर. देन Maxwell equation proved that light or electromagnetic wave does not need any material medium to ट्रांसफर. इसको क्या चाहिए? कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए इसको ट्रांसफर करने के लिए. सो नाउ वी नो दैट लाइट कैन ट्रेवल विदाउट मीडियम. चलिए इसको लिखिए. हाइजेंस प्रिंसिपल पे आ जाते हैं कि हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कह रहा है. ठीक है, तो हाइजेंस प्रिंसिपल समझने से पहले हम लोग कुछ और समझते हैं, उसके बाद हाइजेंस प्रिंसिपल पे आ जाएंगे. उसका क्या स्टेटमेंट है और वो क्या बताना चाहता है. चलिए इसमें देखते हैं क्या. कंसीडर ए स्टोन is thrown in the stagnant water. stagnant water में हम लोग क्या करते हैं? स्टोन को फेंकते हैं. then the wave comes out from the source. तो वेव क्या होता है? उससे बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है सोर्स से. ठीक है, waves comes out from the source. If comes out from the source as circular wave. सर्कुलर वेव के फॉर्म में बाहर आना स्टार्ट होता है. If we take the picture at any time t, we can see a circular wave. ठीक है, हम एक सर्कुलर वेव को देखते हैं किसी भी टाइम पे. तो होता क्या है? So this circular wave is actually a disturbance. ये एक्चुअली में क्या है? डिस्टर्बेंस. This circular wave is a disturbance and the disturbance has traveled from the source to outside. सोर्स से आउटसाइड की तरफ वो जा रहा है. ठीक है, चलिए अब क्या है? सोर्स से आउटसाइड की तरफ वो गया. The circular wave at any point on the circular wave, any point on the
circular wave is on the same phase of disturbance। ठीक है, सर्कुलर जो वेव है उसका सब पॉइंट है वो एक ही फेज का डिस्टरबेंस में है, मतलब सबका सब अभी ऊपर ही उठा हुआ है सबका पानी, इसीलिए वो आपको वेव के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, सो ए टर्म कॉल्ड वेव फ्रंट विल बी called as the locus of all points on the surface which is in same phase will be called as वेव फ्रंट। इसको हम लोग क्या कहेंगे? वेव फ्रंट कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? वेव फ्रंट कहेंगे। किसको? जब सेम फेज में रहेगा तो उसको हम लोग वेव फ्रंट में कहेंगे। डिस्टरबेंस का जो फेज है सेम हो जाए तो उसको हम लोग वेव फ्रंट का नाम देते हैं। ठीक है, चलिए इसको यहां तक उतारिए। इस पे 2 पॉइंट और लिखेंगे। The speed of the wavefront is the motion of the outside motion of the wavefront from the source। The speed of the wavefront is the outside motion of the wavefront from the source। The energy of the wavefront moves perpendicular to the energy of the wave moves perpendicular to the wavefront। ठीक है, चलिए इसको यहां तक उतारिए। वेवफ्रंट से रिलेटेड अभी और बहुत सारा चीज है, इसको हम लोग लिखते चलेंगे। If there is a point source, then the shape of the wavefront will be spherical। ठीक है, तब वेवफ्रंट जो निकलेगा वो स्फेरिकल शेप का वेवफ्रंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी पॉइंट सोर्स है आपका तो चारों तरफ से निकलेगा ना, बिकॉज wave is coming out from all point of the source। ठीक है, तो सोर्स से क्या हो रहा है कि हर जगह से वो बाहर निकल रहा है। सो इफ we consider a small area of the spherical wavefront for larger distance, it will look like प्लेन वेवफ्रंट। वो प्लेन वेवफ्रंट जैसा लगेगा। मान लीजिए कि बहुत बड़ा स्फीयर है और बहुत दूर पे हम उसको देख रहे हैं, उसका छोटा पार्ट लीजिएगा तो वो आपका क्या है?
प्लेन ही वेवफ्रंट जैसा दिखेगा वो। सो दिस वेवफ्रंट इज नेम्ड एज प्लेन वेवफ्रंट। ठीक है, तो उसको हम लोग प्लेन वेवफ्रंट कहेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं कि वेवफ्रंट का कुछ फोटो बनाएंगे। पहले कुछ थ्योरी लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग फोटो बनाते हैं। ठीक है, suppose we take a wavefront which has originated from a point source। पॉइंट सोर्स से क्या हुआ है, वो ओरिजिनेट किया है। लेट दिस wavefront at this instant is at time t is equal to 0 from the Huygens principle and construction, we can draw a wavefront a shape of the wavefront of the wavefront at time t। ठीक है, तो हम t इज इक्वल टू 0 मान लीजिए कि एक आपके पास वेवफ्रंट आ चुका है पहले से, उसको t इज इक्वल टू 0 मानते हैं। तो थोड़ा देरी टाइम बढ़ने पर उस वेवफ्रंट का शेप क्या होगा वो हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन से हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक वेवफ्रंट दिया हुआ है, थोड़ा देरी बाद वो वेवफ्रंट कैसा दिखेगा वो बताएगा कौन, हाइजेंस बताएगा। उसका कंस्ट्रक्शन के फॉर्म में भी दिखाया जाएगा, इसका प्रिंसिपल है। तो जो प्रिंसिपल के आधार पे हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हम लोग को वेवफ्रंट बन जाएगा, नया वाला वेवफ्रंट बन जाएगा। ठीक है, each point of the wavefront, each point of the wavefront act as the source of secondary disturbance। देखिए प्राइमरी डिस्टरबेंस तो क्या था, जहां से सोर्स से निकला था, तो अब जो है वेवफ्रंट का जितना भी पॉइंट है उसको सेकेंडरी डिस्टरबेंस मानेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा हाइजेंस प्रिंसिपल सेज दैट, यहां पे पहले लिख लीजिएगा हाइजेंस प्रिंसिपल says that each point of the wavefront act as a source of secondary disturbance and the wavelets मतलब wavelets originating from this source is called as secondary wavelets।
ठीक है, उसको सेकेंडरी वेवलेट कहेंगे। उसका जितना भी पॉइंट है वेव फ्रंट का उसको सेकेंडरी वेवलेट कहेंगे। सेकेंडरी डिस्टर्बेंस को सेकेंडरी वेवलेट का नाम हम दे दिए। ठीक है, अब देखिए, दिस सेकेंडरी वेवलेट will act as source of disturbance and the न्यू वेव फ्रंट, जो न्यू वेव फ्रंट बनेगा इसी का भी नहीं बता रहा है कौन, हाइजेंस प्रिंसिपल। न्यू वेव फ्रंट विल बी द tangent to the spheres originating from this secondary wavelets। समझ में आ रहा है? वेव, ठीक है, तो ये बात समझ में आ रहा है कि वो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का काम करेगा। तो सेकेंडरी वेवलेट सेकेंडरी सोर्स है, वो क्या करेगा कि आपको टी टाइम पे चाहिए, तो टी टाइम पे जो लाइट ट्रेवल करेगा आपका, तो वो उसका हम लोग टेंजेंट बना देंगे। टेंजेंट क्या बना देंगे, जितना भी स्फीयर वहां से बनेगा ना उसका टेंजेंट बना देंगे उस पे, तो वो वाला नया वाला वेवफ्रंट बन जाएगा। ठीक है, चलिए इस थ्योरी को लिखिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको मिटा देते हैं और दो तीन फिगर बनाते हैं। ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा, उससे ज्यादा क्लियर ये थ्योरी हो जाएगा उसके बाद। और उसके बाद उस थ्योरी का पार्ट और हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इसमें ठीक है, ये लाइन से ऐसे रखा हुआ है ये। चलिए इसका हम लोग नाम देंगे बाद में। अब जो हाइजेंस है उसके लिए एक स्पेशल फोटो बना हुआ है, उसके लिए हम बना रहे हैं। नीचे ही बनाते हैं फोटो तो आसान होगा। G1, G2, S, A, B, E, D।
सबका नाम देते हैं अलग अलग। प्लेन वेव, ये प्लेन वेव। इसको फिगर फर्स्ट, फिगर सेकंड और फिगर थर्ड, 3 फिगर है आपका, इसको उठा लीजिए। तो प्लेन वेव समझ में आ रहा है कि प्लेन वेव एक्चुअली में क्या है, कि प्लेन वेव में आपका दूर पे कोई स्फेरिकल वेव फ्रंट का छोटा सा पार्ट ले लेते तो प्लेन वेव जैसा हमको दिखेगा, भी ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब प्लेन वेव में मान लीजिए कि F1 F2 वेव फ्रंट है, मान लीजिए ऐसा प्लेन वेव है, जैसे मान लीजिए इसका कोई पार्ट ले लिया, ऐसा F1 F2 है। तो हम लोग क्या बता रहे थे कि हाइजेंस प्रिंसिपल क्या बताया था कि आपका क्या करने का है, तो वहां से ऐसा समझिए कि इसका जितना भी लाइन है या फिर ये वाला पॉइंट सोर्स है, इसका जितना भी लाइन है, मान लीजिए ये वाला यहाँ पहुंचा है, ये वाला वेव से ये पहुंचा है, ये डॉट वाला नहीं पहुंचा है, ये वाला पहुंचा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये वाला वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है या फिर ये वेव फ्रंट है। तो इससे होगा क्या, ये जितना भी इसका पॉइंट रहेगा वेव फ्रंट का, उसमें सेकेंडरी वेवलेट्स होगा और सब का सब एक वेव प्रोड्यूस करेगा, स्फेरिकल टाइप का वेव, ठीक है। जो स्फेरिकल वेव जब वो सामने की तरफ जाएगा तो टी टाइम में जितना वो गया तो सब वेव पे क्या करेंगे, एक टेंजेंट बना लेंगे, तो वो वाला लाइन हो जाएगा, वो नया वाला वेव फ्रंट हो जाएगा। तो इसके लिए पुराना वाला वेव फ्रंट F1 F2 था t बराबर 0 पे, और t बराबर टाइम t पर इसका वेव फ्रंट G1 G2 बन गया, ठीक है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस समझ में आ ही रहा है कि यदि मान लीजिए लाइट का स्पीड टी टाइम में, लाइट का स्पीड आपका आदि रहता है क्या कि v रहता है या फिर c रहता है, तो c इंटू टी जो आपका हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा, टाइम डिस्टेंस हो जाएगा आपका। समझ बात आ रहा है कि क्या हम कह रहे हैं कि कितना दूरी हुआ। तो हमको क्या बता रहा था, हाइजेंस बता रहा था कि नया वाला वेव फ्रंट कैसे बनेगा। तो नया वाला वेव फ्रंट बनाने का बस तरीका ये है कि जहां पे आपका सेकेंडरी डिस्टर्बेंस है, वहां से हर पॉइंट को आप क्या मानिए, उसका हर एक पॉइंट एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहा है, और उसका जो डिस्टर्बेंस है वो स्फेरिकल डिस्टर्बेंस, उसका सब एक टेंजेंट बना दिया किसी खास टाइम पर, टी बराबर पे, टी बराबर पे टाउ पे हम बना दिए, टाइम पे टेंजेंट बना दिए, तो टेंजेंट नया वाला आपको वेव फ्रंट दे दिया। इसमें देखिए हो क्या रहा है, इसका जितना भी पॉइंट है वो वेव फ्रंट, ये वेवलेट का काम करेगा। वो जब जा रहा है तो ये वाला पॉइंट यहां गया, ये वाला पॉइंट यहां पहुंचा, ये वाला पॉइंट यहां पहुंचा उसका वेव, ठीक है। तो उससे सब का एक टेंजेंट बनाने, ये नया वाला वेव फ्रंट बन गया G1 G2, और F1 F2 क्या था, पुराना वाला वेव फ्रंट था। समझ में बात आ रहा है। लेकिन इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम था, हाइजेंस वाला में छोटा सा एक प्रॉब्लम था। अब वो प्रॉब्लम ये था कि भाई वेव जैसे है, यहाँ पे इतना भी पॉइंट है, वो वेव तो चारों तरफ छोड़ेगा ना, सामने भी छोड़ेगा, पीछे भी छोड़ेगा, हा? तो सामने भी छोड़ेगा और पीछे भी छोड़ेगा। तो इसका मतलब है कि पीछे साइड में इसका स्फेरिकल निकलना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ आगे जा रहा है तो इसका पीछे भी होना चाहिए, और उसका टेंजेंट में भी ये भी होना चाहिए वेव फ्रंट, जिसको बैक वेव कहते हैं हम लोग। तो उसका कहना था ना कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सामने वाला जो वेव फ्रंट है, सामने वाला जो वेव होता है वो ज्यादा इंटेंसिटी से आगे की तरफ जाता है, पीछे में उसका इंटेंसिटी जाने का बहुत ही कम होता है। इसी कारण से पीछे वाला वेव फ्रंट नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत ही सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा मान लिया गया कि चलो ठीक है भाई, ये सही बोल रहा है, और इसी तरीका से इसका अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो
जो थ्योरी दिया था उस अनुसार तो ये सही हो गया कि भाई हाँ सही बोल रहा है कि वेवफ्रंट जैसे बन रहा है वैसे हम लोग वेवफ्रंट को बना दिए, ठीक है। तो ये एक्चुअली में कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, वेवफ्रंट का। चलिए इसको यहां तक उतारिए, फिर और कुछ थ्योरी पार्ट है उसको लिखा देते हैं। Here we see that new wavefront is formed by drawing a common tangent from the secondary wavelets, ठीक है, and this tangent act as the, and this tangent will be the secondary wavelet, ठीक है, ये सेकेंडरी वेवलेट हो जाएगा। चलिए तो ये बात समझ में आ रहा है। बट देयर वाज ए कंफ्यूजन दैट wavelet will also produce wave in backward direction and will be called as back wave. But Huygens told that its intensity is very, very small and it nearly does not exist because wave always travel with maximum amplitude in forward direction, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो करता है। चलिए तो इसको यहां तक उतारिए, ये आपका हो गया। अच्छा एक लाइन और इसमें लिख लेते हैं। If the speed of wave is v in that medium, then distance traveled in time t be dt and the tangent or the wavefront at time t will be common, ठीक है। चलिए तो सब vt डिस्टेंस कवर कर लिया है, ये भी vt, ये भी vt, ये भी vt, ठीक है। तो उसे टेंजेंट बनाइए, वेवफ्रंट बना दीजिए, हो गया ये। यही थ्योरी था इसका, हाइजेंस का, ठीक है। अब टॉपिक लिखते हैं रिफ्रैक्शन एंड
reflection of plane wave using Huygens कंस्ट्रक्शन। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला है रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक फिगर बना देंगे। ठीक है, फिगर बहुत ध्यान से बनाइएगा, फिगर ही इंपॉर्टेंट है, फिगर ही से सब समझ में आएगा। रिफ्रैक्शन का फिगर बनाएंगे, रेयरर मीडियम से पहले डेंसर मीडियम की तरफ हम लोग जाएंगे, फिर डेंसर से रेयर भी जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज बनाएंगे, बाकी सब मेरा काम हो जाएगा उसमें, लेकिन फिगर सबका बनाएंगे। ठीक है, चलिए थ्योरी से एक पार्ट का लिखेंगे रिफ्रैक्शन वाला। एक सेपरेटिंग मीडियम है, फ्रंट हो गया, से incident reference plus I B medium 1 medium 2। ये ऐसे इससे मिला, ये जो है आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो गया रिफ्रैक्टेड फ्रंट। ये हो गया ए डैश ए बी सी। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस होगा B2T, इसको R B2T B2 is smaller than ये हो गया E डैश चलिए इसको उतारिए, तो इस फिगर को, ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। Here medium 2 is denser medium and medium 1 is rarer। ठीक है, डेंसर रेयर समझ में आ ही रहा है।
चलिए क्या होता है डेंसर एयर मीडियम समझ में आ रहा होगा आप लोग को। PP dash is the boundary of separation between medium 1 and 2। ठीक है, मीडियम 1 और 2 में एक बाउंड्री है आपका। अब इसमें लिखते हैं लेट देयर बी ए वेव फ्रंट ए बी। वेव फ्रंट क्या है? ए बी है। ठीक है, so the incident ray A dash A is perpendicular to wavefront AB। तो बहुत सारा वेव होगा ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये ए बी उसका वेवफ्रंट बन गया है, सबको मिलाया गया है। तो ये आपका वेवफ्रंट जो बना हुआ है प्लेन वेव है। ठीक है, प्लेन वेवफ्रंट ए बी टू प्लेन वेवफ्रंट ए बी। बात समझ में आ रहा है ना? यानी कि मान लीजिए कि यहां पे कोई ऐसा वेवफ्रंट होगा तो इसका हर एक पॉइंट से ऐसे 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 करते ये वेव निकला होगा, हर एक पॉइंट से निकला होगा स्फीयर के फॉर्म में, और सब स्फीयर से टैंजेंट बनाया गया तो ये यहां तक पहुंच गया ऐसे करते करते। समझ आ रहा है बात? तो ये वेवफ्रंट आपका होगा। द स्पीड ऑफ द लाइट वेव, ये लाइट वेव है आपका। ठीक है, speed of the light wave is v1 in medium 1 and v2 in medium 2। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। Since AB is the wavefront, AB चूंकि वेवफ्रंट है, the point B takes time t to reach point C, and in the same time the point A reach to point E। Since time t is same but v1 and v2 is not same, so distance v1t is greater than v2t as v1 is greater than v2। Speed of light is larger in rarer medium। तो लाइट का स्पीड यहां ज्यादा होगा, यहां कम होगा। तो देखिए, एक ये पॉइंट है वेव फ्रंट का, एक ये पॉइंट है वेव फ्रंट का। तो ये अंदर में जो लाइट का जो स्पीड होगा वो हो जाएगा v2, और यहां रहेगा लाइट का स्पीड रहेगा v1। ठीक है, तो v2t डिस्टेंस ये कवर कर लेगा ये।
ठीक है, टाइम टी में। आइए v1 टी डिस्टेंस कवर कर लेगा, जो यहां तक टी टाइम में डिस्टेंस कवर किया, तो यहां टी टाइम में डिस्टेंस v2 टी डिस्टेंस कवर हो गया। तो नया वाला जो वेव फ्रंट बनेगा वो यही ना, नया वाला वेव फ्रंट बनेगा EC, ठीक है। सो न्यू वेव फ्रंट EC विल बी फॉर्म। न्यू वेव फ्रंट EC आपका बन गया, ठीक है। चलिए यहां तक इसको उतारिए पहले, अब इसको मिटाएंगे, अभी और भी बहुत सारा पॉइंट है इसमें। द एंगल ऑफ इंसिडेंस I ऑफ रे A डैश A, ये A डैश था ना, तो A डैश A इंसिडेंस इज I ऑफ रे A डैश A विथ नॉर्मल। अच्छा, इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस I बना, अच्छा ये तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस I, ये पूरा 90 है तो ये हो जाएगा I। इसका मतलब ये यदि I बना रहा है तो इसका मतलब वेव फ्रंट जो नॉर्मल के साथ, वेव फ्रंट जो सरफेस के साथ जो एंगल बना रहा है वो एक्चुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस I हो गया, ठीक है। समझ में बात आ रहा है? चलिए इसको यहां बनाइए, इसको यहां R लिख दीजिए, ठीक है। The angle of incidence is I of ray AA dash with normal, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है बात। अब हमको यहां क्या लिखने का है? Also we see that wave front AB makes angle I with surface, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा अब बात R का आ रहा है, तो ये R हो गया, तो ये तो हो जाएगा 90 माइनस R, ये है 90, ठीक है। 90 90 180 माइनस R, तो इसको हम R लिखेंगे तभी ऐसा समझ, तो ये R हो गया आपका। ये सब लिखने का इतना जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों को बस ये समझ जाने का है ये कैसे हो रहा है। Also we say wave front AB makes angle I with the surface, ठीक है। Similarly angle I with the surface, similarly the refracted ray makes angle of refraction R with the surface, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R बन गया आपका यहां पर, ये बात समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। यहां तक देखते चलिए, उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? देखिए V2 इज स्मॉलर देन V1 लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला V2 है, तो V2 इज स्मॉलर देन V1, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। In the construction shown, we see that क्या हम लोग देख रहे हैं भाई कि इन ट्रायंगल ABC and triangle ACE sin I is equal to BC by क्या हो जाएगा AC, and sin R is equal to AE by, सॉरी BC by AC है ना, तो BC का लेंथ क्या है? V1T by AC, ठीक है। और साइन R का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? AE by AC, और AE का वैल्यू क्या हो जाएगा? V2T by AC। इसीलिए
साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू V1 बाई V2। ठीक है, तो ये एक रिलेशन आप लोग निकाल लिए कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू V1 बाई V2 निकल गया। V1 क्या है? स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 1 और V2 क्या है? स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 2, वेयर V1 and V2 is speed of light in medium 1 and 2 respectively। अब देखिए इसमें क्या है कि आपका जो रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम मान लीजिए कि अब नीचे वाला मीडियम आपका रेयरर मीडियम है, इसको यदि कंफ्यूजन है तो यहां लिख लीजिएगा, ये हो गया रेयरर मीडियम और ये हो गया, सॉरी ये हो गया डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम हो गया ना ये, और ये क्या हो जाएगा? रेयरर मीडियम। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि V1 जो आपका रेयरर मीडियम में ज्यादा होगा और V2 डेंसर मीडियम में आपका क्या होगा? कम होगा। तो V2 कम होगा तो R भी कम होगा। फ्रॉम, इसी के नीचे लिखिएगा, फ्रॉम हेयर वी सी दैट एज V2 इन डेंसर मीडियम इज स्मॉल, V2 जो डेंसर मीडियम में वो कम है, देन एंगल R is also small, smaller than I। It means R क्या हो जाएगा? I से छोटा हो जाएगा। It means the ray will bend towards normal, it is opposite to the theory of Corpuscle's theory of light। वो क्या कह रहा था कि डेंसर मीडियम में लाइट जैसे ही जाएगा ना तो नॉर्मल से दूर भागेगा, क्योंकि डेंसर मीडियम में यहां से ये पता चल गया कि वो नॉर्मल के नजदीक आता है। ठीक है, चलिए इसको यहां तक उतारिए, उसके बाद हम लोग और लिखेंगे। अब देखिए, we see that we know that refractive index of medium is given by mu is equal to C by V, where C speed of light in vacuum, अभी speed of light in any medium। ठीक है, so mu1 is equal to C by V1 and mu2 is equal to C by V2, C by V2। इसीलिए mu1 by mu2 is equal to V2 by V1। ठीक है, और V1 by V2 is equal to mu2 by mu1, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका उल्टा लिखेगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। हम लोग स्नेल्स लॉ पढ़ चुके हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन में, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, तो इसमें V1 by V2 is equal to mu2 by mu1 आपका हो गया। ठीक है, चलिए इसको यहां तक लिखिए, अभी और भी आगे है। So we have sin I by sin R is equal to mu2 by mu1 is equal to V1 by V2। ठीक है, अब चलिए इसमें हम लोग एक और चीज लिखेंगे।
मान लेते हैं कि ये जो लाइट जो है इस मीडियम में, इसका तो कुछ अलग वेवलेंथ होगा यहाँ और इसका कुछ अलग वेवलेंथ होगा यहाँ पे। तो ये अपना टी टाइम में एक वेवलेंथ चल देता है, एक वेवलेंथ यहां से यहां तक पहुंचने में लग जाता है। तो ये अपना स्पीड में भी एक वेवलेंथ चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो वेवलेंथ यहाँ चल जाएगा तो v1 बाई v2 के जगह पे λ1 बाई λ2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, इफ द लाइट इन मीडियम 1 travels its BC distance as λ1, then light in medium 2 will also travel distance AE as λ2. So BC by AE is equal to V1T by V2T is equal to λ1 by λ2 is equal to V1 by V2. इसीलिए फाइनल इक्वेशन we have is sin I by sin R is equal to mu2 by mu1 is equal to v1 by v2, v1 by v2 is equal to λ1 by λ2। इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, इसमें सब फॉर्मूला आपका आ जाता है, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, इसमें एक लाइन और लिख लीजिए, दो द फ्रीक्वेंसी go the speed wavelength change in changing the medium, but the frequency of light in any medium always remains constant, ठीक है, and is given by frequency को छोटा वाला v is equal to v by lambda, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी स्पीड बाय वेवलेंथ जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे मीडियम 1 में रहे चाहे मीडियम 2 में रहे। v1 v2 λ1 λ2 mu2 mu1 चेंज होगा, लेकिन ये चेंज कभी नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी को याद रखिएगा, रेयरर टू डेंसर मीडियम, ठीक है। अभी एक बनाएंगे डेंसर से रेयरर मीडियम, ठीक है। फिगर खाली बना दे रहे हैं, उसको कुछ करने का नहीं है, एक रफ टाइप का फिगर बना लें। इसमें बन जाता है। V1T V2T EC, ठीक है। V2 is greater than V1। बस सेम चीज है सब, जैसा सब लिखा हुआ था वही लिख दीजिएगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। इसमें क्या हुआ कि मीडियम जो है ना, ये वाला भारी है, ये हल्का है, ठीक है। मान लीजिए उसमें से वो निकल रहा है, जहां से गया था ना वो, ये वाला मीडियम में आया था और इससे फिर निकल रहा है ये वाला मीडियम में, ठीक है। तो ये वाला मीडियम में निकल रहा है, तो बस यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आर था वो नॉर्मल के नजदीक आया था, ये इधर आ गया है,
तो बस वेव फ्रंट ऐसा बन गया है इसका, और कुछ भी अलग नहीं है, बाकी सब चीज सेम है। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। इसमें फिगर में लिख दीजिएगा वेव फ्रंट फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। ठीक है, डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ ये जा रहा है। अब इसमें एक चीज खाली और लिखिएगा, क्रिटिकल एंगल क्या था इसमें। क्रिटिकल एंगल ऐसे हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बताए हैं, साइन आई बाय साइन आर µ2 बाय µ1। तो साइन आई क्रिटिकल ले लेंगे तो ये साइन 90 हो जाएगा, तो µ2 बाय µ1 हो जाएगा। तो साइन आई सी इज इसका 90 का वैल्यू 1, तो µ2 बाय µ1 हो गया। क्रिटिकल एंगल करके लिख लीजिएगा, यानी कि ये जो एंगल है आई वो क्रिटिकल एंगल बदल जाएगा, आईसी हो जाएगा, तो ये आर जो है पूरा ऊपर सट जाएगा। ठीक है, सो रिफ्रैक्टेड रे if incident ray is greater than critical angle IC, then total internal reflection जो आपका है उसमें क्या किए थे कि रेयरर से डेंसर की तरफ गए थे, यहाँ पे डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, बाकी सब चीज सेम है इसमें बनाने का। इसमें क्या है कि पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हुआ था तो वो ये वाला जो लाइन बना था वो इधर नॉर्मल नजदीक आ गया था, लेकिन अब ये दूर चला गया है। ठीक है, तो दूर चला गया है तो इस कारण से वेव फ्रंट का खाली शेप इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब चीज जितना लिखा हुआ है इंसिडेंट वेव फ्रंट या रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट सब उसका सेम उतार दीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज आपका हो गया। दूसरा चीज क्या है कि आपका क्रिटिकल एंगल क्या है। क्रिटिकल एंगल आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बताया हुआ है कि साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू µ2 बाय µ1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला। तो यदि आई क्रिटिकल एंगल हो जाए तो आर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा आपका। तो साइन आईसी इज इक्वल टू µ2 बाय µ1 होगा, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। यदि आईसी यानी कि ये वाला जो आई है क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाए ये एंगल, तो होगा क्या कि पूरा का पूरा जो रे है वो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाएगा, ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है, उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, ये हो गया। अब हम लोग रिफ्लेक्शन वाला केस देखेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्लेन वेव बाय ए प्लेन सरफेस। तो रिफ्लेक्शन का लॉ में हम लोग क्या जानते थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन एंगल और इंसिडेंट एंगल का एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता था। तो चलिए इसी को प्रूव करेंगे किसके, हाइजेंस कंस्ट्रक्शन से। तो हाइजेंस कंस्ट्रक्शन सबसे पहले कर दिया जाए। ठीक है, चलिए इसको कंस्ट्रक्शन पहले कर देते हैं। यहां पे तो आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जरूरत पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि दूसरे मीडियम में ले जाएगा तो रिफ्रैक्शन वाला केस हो जाएगा। तो इसको बनाने का है अच्छा से। ऐसे इंसिडेंट हुआ के साथ कुछ है। ये ई पॉइंट हो गया, ये हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट।
आई आर ए सी बी एम एन। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इंसिडेंट रे है ये वाला और उसका वेवफ्रंट है ये वाला ए बी। अब क्या होगा कि यहां से यहां तक आया तो V1 T लगा और यहां से यहां भी आया तो V1 T ही लगेगा। देखिए यहां से आया ये तो ये रिफ्लेक्टिंग से रिफ्लेक्ट कर गया है ये, तो यहां से T टाइम में V1 T डिस्टेंस कवर करेगा यहां से यहां तक AE, और ये यहां से यहां तक भी V1 T डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम, ठीक है। अच्छा उसके बाद कि ये वाला और ये वाला एंगल 90 डिग्री, इसका भी एंगल 90 डिग्री, ये डिस्टेंस सेम, ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। और ये साइड क्या हुआ, कॉमन हो गया दोनों में, तो साइड साइड एंगल से तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया, ठीक है। दोनों कौन ट्रायंगल, AEC और ABC, ठीक है। यहां लिखते हैं here we see that there is a reflecting surface MN in which wavefront AB is incident on it, ठीक है। वेवफ्रंट AB क्या हो रहा है, इंसिडेंट कर रहा है इस पे। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, फ्रॉम A the light is reflected and reaches E at time T. Similarly, B reaches C in time T. But since speed of light is same in medium, so V1 is equal to V2 and therefore V1T is therefore AE is equal to BC is equal to V1T, ठीक है। So triangle AEC and triangle ABC, we see that it is congruent, ये congruent है। So angle of incidence I is equal to angle of reflection R, इसीलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस I जो हो गया वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R के क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। बस कंस्ट्रक्शन याद रखिएगा, बना दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब चलिए कुछ अलग अलग सरफेस से जब लाइट पास करेगा तो वेवफ्रंट का शेप कैसा बनेगा, तो वो हम लोग वेवफ्रंट बनाने वाले हैं। शेप ऑफ वेवफ्रंट इफ लाइट passes from different types of surface, ठीक है। तो शेप ऑफ द वेवफ्रंट क्या होगा, इसको हम लोग बना देते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन है, इसको देखिए।
ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट है, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, अब बार बार नहीं लिखेंगे, इंसिडेंट वाला होगा इधर और रिफ्रैक्टेड वाला होगा। इसमें से उठ जाएगा तो वेव फ्रंट का शेप ऐसा बन जाएगा। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। और ऐसा सरफेस पे आ जाए, कॉनकेव मिरर हो जाए, तो ये ऐसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट जाएगा तो ये ऐसा होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें ये प्लेन वेव फ्रंट है सब जगह का, ठीक है, तीनों का प्लेन वेव फ्रंट है। तो इस प्लेन वेव फ्रंट में जब यहां जाएगा तो इसका स्पीड ज्यादा कम जाएगा ना, क्योंकि ज्यादा मोटा से इसको पास करना है, ऊपर में कम पतला ज्यादा आराम से पास है, जल्दी पास कर जाएगा। बाहर का लाइट का स्पीड ज्यादा है और अंदर में स्पीड कम है, तो यहाँ पे स्पीड कम होने के कारण इसका वेव फ्रंट यहीं पर रह गया और ये वाला वेव फ्रंट इधर आगे बढ़ गया। ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट आपका हो गया प्रिज्म के केस में। अब ये कॉन्वेक्स आपका सरफेस है आपका, तो इसमें वेव फ्रंट में देखिए ये वाला नीचे वाला पतला होता है, ये वाला मोटा होता है, तो इसका इस यहाँ का वाला वेव फ्रंट यहाँ आएगा तो इसका स्पीड कम रहेगा, तो यहीं तक पहुंचा रहेगा, जबकि ये वाला इसका स्पीड बढ़ने के कारण ये ऐसा हो जाएगा कि ये पूरा सर्कुलर स्फेरिकल शेप में आ जाएगा वेव फ्रंट। ठीक है, अच्छा, अब ये जो आपका है ये कॉनकेव मिरर आपका हो गया। तो कॉनकेव मिरर में देखिए यहां पर जो टकराया तो ये पहले टकरा जाएगा आपका, अब पहले टकराएगा तो ये पहले ऐसे आ जाएगा इधर, ठीक है, और ये सब जो है बाद में टकराया, ठीक है, तो यहीं पर रह गया। इसका जितना बाद में टकराया तो उसका वेव फ्रंट यहां पहुंचने में टाइम लगा, ठीक है, तो ये वाला स्फेरिकल वेव फ्रंट आपका इधर बन गया कॉनकेव मिरर के केस में। तो चलिए इसमें लिखते हैं, we see that there is different shape of wave front for different types of surface, because it because the thicker surface makes the speed of light small, and so the shape of the wavefront changes. शेप ऑफ द वेवफ्रंट क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है। चलिए ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है कि वेवफ्रंट में ऐसा शेप क्यों आया। चलिए इसको उतार लीजिए, ये हो गया। चलिए तो अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ आ जाएंगे, वो है डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट क्या होता है इसको हम लोग लिखेंगे और समझते हैं। We should be careful while making
the wavefront in which the source is always co-observer is found to be remain at one place and it does not change with time, और ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। तब के लिए क्या है कि ये जो हाइजेंस कंस्ट्रक्शन से जो हम लोग वेवफ्रंट बनाए थे वो वाला वैलिड है, ठीक है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तब, फॉर एग्जाम्पल, if the source is moving away from the observer, if the source is moving away from the observer, then the frequency of the wave observed by the observer will decrease, ठीक है। यदि सोर्स आपसे दूर भाग रहा है तो जो आपको जो वेव जो आपके पास आएगा ना, उसका फ्रीक्वेंसी आपको लगेगा कि ये क्या है, स्मॉलर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखिए, फ्रीक्वेंसी छोटा होना मतलब वेवलेंथ बड़ा होना, ठीक है। यानी कि वेवलेंथ जैसे लाइट है, उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो उसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि सोर्स जिससे आपका वेव निकल रहा है वही दूर भागे आपसे, तो क्या होगा कि आपको लगेगा कि जो फ्रीक्वेंसी जो वेव का है वो क्या है, आपका घट गया है। सिमिलरली, if the source is moving towards observer, then the frequency of the wave observed by the observer will increase, ठीक है। तो वहां पे इंक्रीज कर जाएगा। एंड वेवलेंथ, इसको इसी लाइन में लिख दीजिए, एंड वेवलेंथ विल इंक्रीज। इसमें लीजिएगा एंड वेवलेंथ will decrease, so it will be called as वेवलेंथ बढ़ रहा है। इसका वेवलेंथ बढ़ रहा है। वेवलेंथ किसका ज्यादा होता है, रेड का होता है, तो इसको कहेंगे रेड शिफ्ट। इसको क्या कहेंगे, रेड शिफ्ट। तो रेड शिफ्ट मतलब कहने का मतलब है कि वेवलेंथ बढ़ रहा है और फ्रीक्वेंसी घट रहा है जब और जो सोर्स है वो आपसे दूर भाग रहा है। समझ बात आया। जब सोर्स जिससे आपका लाइट वेव निकल रहा है वो आपसे दूर भागेगा तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा घट जाएगा फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ जाएगा बढ़, ठीक है। इसीलिए वेवलेंथ बढ़ने का मतलब है कि रेड की तरफ जाना, ठीक है। और इसमें जो होगा नीचे की तरफ आना, तो इसको हम लोग कहेंगे एंड सो इट विल बी कॉल्ड एज ब्लू शिफ्ट। इसको ब्लू की तरफ बढ़ना, ठीक है। तो ब्लू का वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है, तो इसको ब्लू शिफ्टिंग भी कहेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रहा है। चलिए अब एक चीज में लिखते हैं, द चेंज इन फ्रीक्वेंसी डेल्टा V by V इज इक्वल टू माइनस V रेडियल
बाय सी, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि वेयर डेल्टा भी इज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, भी जो होगा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, जो पहले जो फ्रीक्वेंसी था। अच्छा, सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। अब भी रेडियल जो आपका है वो क्या है? आपका भी रेडियल जो आपका है वो है वेलोसिटी बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी जो है ना, किसके किसके बीच में? सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का, ये रेडियल वेलोसिटी के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं बात को, हम कह रहे हैं कि डॉपलर्स इफेक्ट क्या है। तो इसमें डॉपलर्स इफेक्ट में लिखा है, तो चेंज विथ टाइम, ठीक है। सो द चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी with changing with motion of source or observer will be called as Doppler's effect। इसी को डॉपलर्स इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ रहा है कि डॉपलर्स इफेक्ट क्या है, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का घटना बढ़ना से फ्रीक्वेंसी घटेगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा, वेवलेंथ घटेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ठीक है। और यहां पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आल्सो डेल्टा V बाय V इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वेवलेंथ बाय लेमडा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। चलिए इसको उतारिए, क्या कि इसके फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से ये घटेगा तो ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट होगा, ठीक है। तो इसको उतारिए। इसमें खाली एक लाइन और लिखिएगा, इट इज कंसीडर्ड पॉजिटिव व्हेन, इट इज कंसीडर्ड पॉजिटिव, किसको? भी रेडियल को, व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो सोर्स जो ऑब्जर्वर से दूर भागेगा तो इसको हम लोग पॉजिटिव कहेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक तो क्वेश्चन करेंगे। देखिए एक चीज समझ जाइए इसको अच्छा से, एक चीज इसमें याद रखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। हियर वी शुड ऑलवेज learn that this Doppler's equation is valid only when, तभी valid है when the speed between observer and source is less than speed of light। यानी कि जो दूर भाग रहा है ना उसका स्पीड जो है लाइट के स्पीड से कम होगा, तब के लिए ये वैलिड है, ठीक है। ऐसे ये वैलिड नहीं है। यदि वो लाइट के स्पीड से भाग रहा है सोर्स, तो उसके लिए फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आता है, ठीक है, आइंस्टाइन का। तो वो वाला अलग केस हो गया। जब बराबर में हो जाएगा तब जो स्पीड लाइट के स्पीड से भागेगा तब उसके लिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो जाएगा। और ये जो स्पीड हमारा क्या है कि लाइट के स्पीड से कम तेजी में भाग रहा है, ठीक है, चाहे दूर जा रहा हो चाहे पास आ रहा हो, ठीक है। चलिए इसको उतारिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। व्हाट स्पीड शुड ए गैलेक्सी मूव, व्हाट स्पीड शुड ए galaxy move with respect to us so that the sodium line, so that
the sodium line at 589.0 nanometer is observed at 589.6 nanometer, 589.6 nanometer, ठीक है, माइनस v रेडियल बाई c इज इक्वल टू माइनस डेल्टा लेमडा बाई लेमडा, ऐसा है हम लोग के पास। तो ये तो कट गया। अच्छा, डेल्टा जो v रेडियल जो है यही वेलोसिटी निकालना है, गैलेक्सी कितना दूर से भाग रहा है। सो दैट द सोडियम लाइन जो है आपका इतना नैनोमीटर का, वो हमको क्या दिख रहा है, 589.6 नैनोमीटर का दिख रहा है। ठीक है, मान लीजिए कोई मशीन से देख रहा है तो हमको ऐसा लग रहा है कि ये सोडियम लाइन जो है आपको उसका वेवलेंथ इसमें हमको शिफ्ट दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो वेवलेंथ में शिफ्ट दिख रहा है तो इसका मतलब है v रेडियल इज इक्वल टू c डेल्टा लेमडा बाई लेमडा। c कितना होता है 3 into 10 to the power 8 और डेल्टा लेमडा क्या होगा 589.6 माइनस 589 बाई लेमडा का वैल्यू कितना होगा, इनिशियल क्या था, ऑब्जर्व हम लोग 589.6, लेकिन इनिशियल में क्या था 589। ठीक है, तो इसको हम लोग किया जाए तो ये क्या होगा 3 into 10 to the power 8 into 0.6 बाई 589। इसको कैलकुलेट करते हैं। इसका वैल्यू आएगा 306 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, जो ये बता रहा है इट मींस गैलेक्सी इज मूविंग एट 306 किलोमीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को बस सोडियम लाइन का जो फ्रीक्वेंसी जो है ना उसको अलग दिख रहा है। ठीक है, तो सोडियम लाइन का फ्रीक्वेंसी अलग दिखने का मतलब है, देखिए रियल में उसका होता है 589, लेकिन इसको दिख रहा है ऑब्जर्वर को 589.6, यानी कि वेवलेंथ में शिफ्ट हुआ ना, तो वेवलेंथ में शिफ्ट है जरूर मतलब वो चीज दूर भाग रहा है या पास आ रहा है, यही मतलब हुआ आपका। ठीक है, अच्छा ये वेवलेंथ आपका क्या हुआ, बढ़ा हुआ इसको दिख रहा है, तो बढ़ा हुआ वेवलेंथ दिखने का मतलब क्या हुआ, ये किस साइड में शिफ्ट हो गया, रेड लाइन की तरफ शिफ्ट हो गया ये। ठीक है, तो रेड लाइन की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी इसका क्या हो गया, घट गया। ठीक है, तो ये 306 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो क्या कर रहा है, वो दूर जा रहा है। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, ये हो गया आपका डॉपलर इफेक्ट।